नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में हम पढ़ रहे थे, अध्याय 4 समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत। तो समकालीन विश्व राजनीति के अंदर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हमने सबसे पहले यूरोपीय संघ को लिया था और यूरोपीय संघ के अंतर्गत हमने यह महत्वपूर्ण बात पड़ी थी कि क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं, इसके अलावा भी हम सहयोग के अनेक क्षेत्रों को देख सकते हैं। इसमें यूरोपियन यूनियन का सबसे पहले हमने जिक्र किया था और यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ की स्थापना 1992 और 1993 के मध्य हुई और जिसके अंतर्गत 27 कंट्रीज जो है इसमें शामिल है और 28 जो कंट्री इसमें स्थापित हुआ वो क्रोएशिया हुआ और जनवरी 2020 में ब्रिटेन इससे अलग हो गया और कुल टोटल अब मिलाकर के 27 ही इसमें कंट्रीज हैं और इस यूरोपियन संघ का अपना एक झंडा है, अपना एक गान है, अपनी एक मुद्रा है, इसे यूरो मुद्रा कहा गया। और लेकिन इन सब के बावजूद तो यूरोपीय संघ जो है अपना एक संविधान स्थापित करने में असमर्थ रहा। और यूरोपीय संघ के विस्तार के बारे में अगर हम पढ़ें तो यूरोपीय संघ में के विस्तार के बारे में इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और सभी देश शामिल थे जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, स्थायी सदस्यता में भी शामिल थे। लेकिन ब्रिटेन के अलग हो जाने का 2020 में जो ब्रिटेन इससे यूरोपीय संघ से अलग हो गया, उसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि ब्रिटेन के अंतर्गत इसकी यूरोपीय संघ की जो सबसे बड़ा संकट आया वो ब्रिटेन में प्रवासी संकट आया। प्रवासीता ज्यादा बढ़ गई थी और बहुत ज्यादा भारी भरकम संख्या में यहाँ पे लोग स्थापित हो गए थे यूरोप के और उनको रोजगार देने की सबसे बड़ी समस्या हो गई थी। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो बेरोजगारी उनको से ग्रसित होते जा रहे थे और जिस प्रकार से ब्रिटेन में मुक्त व्यापार और के रास्ते खुले हुए थे तो यहाँ पे लोगों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ज्यादा सैलरी तो यूरोपियन यूनियन के अफसर की होती थी। तो इन सभी कुछ मुद्दों के कारण ब्रिटेन जो है इससे अलग हो गया। कम से कम 47 साल तक ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना रहा, उनके साथ मिलकर के हर संभव कार्य भी किए, आर्थिक सहायता भी जुटाई और सैन्य सहायता, राजनीतिक सहायता भी जुटाई, लेकिन वह अंततः अलग ही हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव की, राजनीतिक प्रभाव की और सैनिक प्रभाव की, ये हम सभी चर्चा कर चुके हैं और रक्षा के क्षेत्र में भी ये आपस में सभी देश जो है मिलजुल कर अपना कार्य कर रहे हैं। और अगर हम बात करें शांघेन संधि की, शांघेन संधि क्या थी? शांघेन संधि के अंतर्गत यूरोपीय समुदाय के जितने भी देश थे उनके बीच में सीमा नियंत्रण की जो रेखा बनी हुई थी वो समाप्त कर दी गई थी और यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया गया था 1951 में और इसी प्रकार से मास्टे संधि के अंतर्गत ही 1992-1993 के मध्य यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। और अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा क्षेत्रीय संगठन जो हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक विकल्प प्रस्तुत करता है, वह है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे कहा गया है आसियान। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना होगा, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आसियान कहा जाता है। और आप इसमें आसियान के इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां बताई गई हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। तो जिस प्रकार से यूरोपियन संघ में 12 स्टार्स की बात बताई गई थी जो एकता का प्रतीक है, समग्रता का प्रतीक है, उसी प्रकार से आसियान के झंडे में 10 बालियां जो बताई गई हैं वो भी एकता का और मित्रता का प्रतीक बताई जाती है। इसमें जो 10 देशों की बात की गई है इसकी जो स्थापना हुई थी विद्यार्थियों
8 अगस्त 1967 को थाईलैंड बैंकॉक में इसकी घोषणा की गई थी। और इसमें जो देश थे वे थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसके 10 देश हैं। लेकिन जो संस्थापक जो राष्ट्र थे, प्रारंभ में जो संस्थापक राष्ट्र थे, वो 5 ही राष्ट्र थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो आपको संस्थापक राज्यों के नाम को भी स्मरण में रखना होगा, जिनके नाम है मैं फिर से बता देती हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसके बाद जो जुड़े, ब्रुनई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस 1997 में, म्यांमार भी 1997 में और कंबोडिया 1999 में। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से 10 राष्ट्र आपस में जुड़े। और आसियान देशों का प्रमुख उद्देश्य क्या है संगठन बनाने का, क्षेत्रीय संगठन बनाने का? आर्थिक विकास को तेज करना और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना, ये इनका उद्देश्य था। और एक आसियान +3 करके उन्होंने 1997 में प्रारंभ किया। इसमें आसियान सदस्यों के अलावा इसके अंतर्गत चीन, जापान और साउथ कोरिया को भी शामिल किया गया। मतलब आसियान के मेंबर तो हैं ही, साथ में ये 3 राष्ट्र और हैं जिनको पर्यवेक्षक के रूप में, या हम कहें कि आसियान +3 के रूप में इनको मंच पर बुलाया जाता है, संगठन में बुलाया जाता है, परिचर्चा की जाती है। चीन, जापान और साउथ कोरिया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2005 में पहली बार बना और सुरक्षा व समृद्धि को बढ़ावा देने का उसका उद्देश्य था। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य के बारे में मैं थोड़ा समरी बता रही हूँ आपकी, फिर इसको अपन पूरा पढ़ेंगे। इसके आसियान के आदर्श वाक्य की समरी क्या है? दृष्टि एक, पहचान एक और समुदाय भी एक। 1 विजन, 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। इस प्रकार की इसकी एक आदर्श वाक्य है। आइडल इसका एक सेंटेंस है जिसके आधार पर यह आसियान जो है कार्यरत रहता है। इनकी उपलब्धियां क्या रही? इनकी उपलब्धियां रही कि अनौपचारिक और टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश करता है और पूरे विश्व में एक वैकल्पिक व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। और इसकी जो बिरादरी है वो वैश्विक है और यह इतना प्रसिद्ध हुआ है आसियान, तो इसकी जो शैली है वो इतनी प्रसिद्ध हुई है कि इसकी शैली को आसियान शैली कहा जाने लगा है, जिसे कहते हैं आसियान वे। और दूसरी बात ये आती है कि इसकी जो कामकाज की शैली है वो राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करते हुए है, कि वह राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सभी को साथ लेकर के चलने का इसका उद्देश्य है, और वह भी आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले देशों का समूह आसियान है। और 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ऐसे 3 प्रकार के स्तंभों का इन्होंने शुरुआत की। और इसका उद्देश्य जो रहता है राजनीतिक मुद्दों, सुरक्षा और विदेशी नीतियों के बीच में तालमेल बैठाने पे रहता है अधिकतर। और अगर हम ये कहें कि आसियान का विजन दस्तावेज 2020 की क्या बातें हैं, ये 2020 की प्रमुख बातें जो बताई है इसमें वो है कि तेजी से बढ़ता हुआ ये क्षेत्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है बहुमुखी समुदाय है। और हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण और वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित करता है। आसियान सुरक्षा समुदाय एक आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की कल्पना करता है। और आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके संगठनात्मक ढांचे में अगर हम देखें तो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 1 वर्ष में 1 बार होता है और स्थायी जो समिति क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में सुझाव देते हैं। और सचिवालय जो है वो जकार्ता में है। महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का है। और बातचीत की नीतियों द्वारा आसियान द्वारा सुलझाए गए कुछ मुद्दे हैं, जिसमें आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को समाप्त किया, पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठकें आयोजित की और भारत के साथ भी इसके सहयोगात्मक संबंध बने हुए हैं। तो इस प्रकार से इसकी और एक नीति है जिसका स्लोगन है
पूरब की ओर चलो नीति। भारत ने इस पर बहुत अधिक अपना रुख रखा है और 1991 से पूरब की ओर चलो नीति इसने अपनाई है और पूर्वी एशिया के देशों जैसे आसियान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है और 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे वाजपेयी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, मनमोहन सरकार ने अभी इनको आगे बढ़ाया और अब जो 2018 में इसका जो रूप बदला गया है वो रूप बदलते हुए इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम दिया गया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2018 बताया गया। और इसमें क्या संशोधन किया गया कि अब पूरब की ओर देखो नीति की बजाय अब क्या स्थिति होगी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाना रहेगा और इसमें नॉर्थ ईस्ट, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रूस भी शामिल है, पर आसियान देशों का ज्यादा इसमें प्रभाव है। उसके बावजूद भी मतलब इसमें जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और रूस भी है और लेकिन इसके अलावा आसियान देशों पर ज्यादा इनको प्राथमिकता दी जाएगी। और 2018 में 69 गणतंत्र दिवस के समय पर आसियान के 10 देशों को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया था और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ज्यादा ध्यान आसियान देशों के साथ निर्यात को बढ़ावा देने पर है, आयात को नहीं, निर्यात को आगे बढ़ाने के पर दिया गया है। और भारत में 2 आसियान सदस्यों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता भी किया गया है। इस प्रकार से आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पिछले 20 वर्षों से आसियान देशों में $70 अरब वह आसियान के देशों की सुरक्षा के हिसाब से भारत महत्वपूर्ण देश है। तो अब पूरब की ओर देखो नीति जो है वो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दी गई, मतलब अब हम ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक निर्यात भी करेंगे वस्तुओं का और दूसरा इसके अंतर्गत यह भी होगा कि अधिक से अधिक हमारे लिए वैदेशिक बाजार भी इसमें उपलब्ध होंगे और अधिक से अधिक हमारा इसमें सहयोग भी रहेगा उन आसियान देशों के साथ। तो अब इसी पर हम चर्चा शुरू करते हैं विद्यार्थियों कि इसमें जो मैंने आपको बताया वही सभी चीजें इसके अंतर्गत विस्तृत रूप से बताई गई हैं। अब इसमें देखें हम तो दुनिया के नक्शे पर एक नजर हम डालें तो आपके ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ और भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत इन्होंने चुकाई और युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा कि शीत युद्ध के बाद या तो ये शीत युद्ध के दौर में या तो ये अमेरिका के साथ जाए या सोवियत संघ के साथ जाए। इस प्रकार के दबाव जो है निरंतर पड़ते रहे। टकरावों और भागम भाग की स्थिति ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशियाई संभालने की स्थिति में नहीं था। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेल जोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी कि आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। जैसा मैंने आपको बताया अभी समराइज किया था जिसमें कि इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जो हैं वो संस्थापक देश हैं। और आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से किस चीज का है? आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी पूरा करना और कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। और इसका यह उद्देश्य पूरा विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना रखना और युद्धों से दूर रहना। बाद के वर्षों में ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए थे और इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई थी। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का भी लक्ष्य नहीं रखा और अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण इसने प्रस्तुत किया।
और इसके क्या इस सहयोगात्मक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को क्या कहा गया, इस प्रकार से मेल मिलाप जो रहा इनका, वह कहा गया आसियान शैली, इसे कहा गया आसियान वे। और आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। मतलब राष्ट्रीय सार्वभौमिकता से मतलब सभी को, राष्ट्रीय स्तर पर सभी को साथ लेकर चलना। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे में ज्यादा व्यापक बनाया और 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों का निर्धारण किया, है ना, जिसे कहा गया आसियान के 3 स्तंभ कहा गया। आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलते जुलते भी थे। और आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित था। मतलब आसियान के अंतर्गत यदि किसी प्रकार का क्षेत्रीय विवाद है, मनमुटाव है, तो यह मनमुटाव सैनिक कार्रवाई तक नहीं नहीं पहुंचाना है, उसको किसी भी तरीके से सहयोगात्मक दृष्टि से उसको वहीं पर ही उसका समाधान कर लेना है, ऐसी इनकी शैली थी। और 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए और जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा, किसको, शांति, निष्पक्षता और सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने। संप्रभुता यानी हर देश की आइडेंटिटी, प्रभुत्व जिसे कहा जाता है, स्वतंत्रता आंतरिक और बाह्य, उसको बनाए रखने और उसका सम्मान करने पर वचनबद्धता जाहिर की कि हम किसी के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करेंगे और सभी देश जो इसमें सम्मिलित है, जो इसके बाहर है, सभी का सम्मान किया जाएगा। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की भी स्थापना की गई और बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफी छोटी है, पर इसका विकास इन सब से अधिक तेजी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी में वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है आसियान देशों को साझा बाजार, उत्पादन आधार तैयार करना, इस इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, ये इनका उद्देश्य रहा है। और यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना रहा है और आसियान में निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी की है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है और इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान को एक बहिर्मुखी भूमिका निभाने प्रमुखता दी गई है कि ये जो भूमिका रहेगी वो बहिर्मुखी रहेगी, सभी के प्रति उसका सहयोगात्मक दृष्टिकोण रहेगा। हर क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया और पूर्वी तिमोर के संकट को समाप्त किया और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में से नियमित रूप से वार्षिक बैठक भी आयोजित की। और आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसी तेजी से विकसित होने वाली एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। और शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की और भारत ने 2 आसियान सदस्यों मलेशिया और सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते भी किए और 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था भी लागू की गई। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति है और यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि आसियान किस प्रकार से
एक वैश्विक विकल्प के रूप में सामने आया है। और इसमें हम ये देख भी सकते हैं कि भारत भी इसके साथ किस प्रकार से सहयोग कर रहा है और आर्थिक विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसमें देखो पूर्व एशिया और पैसिफिक का मानचित्र बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत यूनिसेफ साइट पर दिए गए मानचित्र में किसी भी देश या क्षेत्र या किसी भी सीमा के परिसीमन की कानूनी स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें चीन भी है, मंगोलिया है, उत्तरी कोरिया, इसमें आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप आगे भी देखें इसके अंतर्गत कि ये देखो पूर्वी एशिया के देश है ना, तो इसमें हमें इसकी आदत डालनी होगी, है ना। ये देखो आपको ये मनमोहन सिंह का कार्टून बता रखा है। भारत ने 1991 से लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति अपनाई। मतलब 1991 में तो ये था पूरब की ओर देखो, लेकिन 2014 के बाद से हमारी कैसी नीति हो गई, एक्ट ईस्ट, है ना। 2018 से इसको फिर शुरू किया गया और इससे पूर्वी एशिया के देश आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। कि पूर्व की ओर देखो तो नीति है ही है, साथ में अगर हम उन पूर्व के साथ हम मिलकर के निर्यात में और वैश्विक बाजार की अगर हम खोज करते हैं, उनके साथ मिलकर के इस प्रकार से सहयोगात्मक और बहिर्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से ही आप देख सकते हैं। देखो 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी करते हुए आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं इसमें। और इससे क्या विदित होता है, इससे यह विदित होता है कि भारत जो है अब आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू करने के लिए अब कटिबद्ध हो चुका है। अब इसके बाद आता है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान की जैसे बातें हम कर सकते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था में 1978 के बाद ही चीन ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था और खुले बाजार को उसने अपना लिया था और उसने अपने पूरे वैश्विक पटल पर अपने को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित भी किया है। अगर इस पर अगर हम दृष्टि डालें तो अर्थव्यवस्था के उत्थान के बहुत से कारण हैं, जैसे कि चीन में आर्थिक सुधारों में मुक्त व्यापार को उन्होंने अपना लिया। विशाल आबादी का जो बड़ा भूभाग था उस विशाल आबादी को उसने पूरी अपनी आर्थिक क्षेत्र में गुणवत्ता में उसको लगा लिया, है ना। आर्थिक क्षेत्र की शक्ति की जो गुणवत्ता है उसमें उसको लगा लिया। संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव पर उसने अपना पैठ जमा ली और विकास का मॉडल जो उसने साम्यवाद के साथ साथ उसने उदारवाद को अपना करके अपने विकास के मॉडल को परिवर्तित कर लिया और दूसरे देशों या अन्य वैदेशिक देशों को अपने यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगाने और अपने देश का जो उत्पाद है उसको निर्यात करने में उसने भरसकर प्रयास किया। तो इस प्रकार से उसने अपने चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए बहुत से प्रयास किए। और इसके बाद अगर यदि हम देखें तो हम अपने बिल्कुल नजदीक के पड़ोसी शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर देख सकते हैं और इसमें आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा सकता है, हम देख सकते हैं कि 1978 के बाद से ही जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि ये रफ्तार 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। और हम देख सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार से कोविड-19 के माध्यम से चीन ने किस प्रकार से ये बायो युद्ध शुरू कर दिया और सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के उपरांत खुद की स्वयं की जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो काफी ऊंचाइयों तक पहुंचती जा रही है। तो इसमें हम देखें आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति, राजनीतिक प्रभाव, इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को और कई गुना कर दिया है। मतलब उनकी जो विशाल आबादी है वो भी उसके लिए कोई डीमेरिट नहीं हुआ, उसके लिए कोई अवगुण साबित नहीं हुआ, बल्कि उस आबादी को उन्होंने अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए उसमें झकझोर दिया, शामिल कर लिया। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत
मॉडल पर आधारित थी और आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते भी तोड़ लिए थे। मतलब यहाँ की जो माओ ने जो साम्यवादी शासन प्रणाली अपनाई थी, उस साम्यवादी शासन में इसने अपने आप को चारों तरफ से बंद कर लिया था। दूसरे देशों के साथ किसी प्रकार के इसके रिश्ते नहीं थे। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जो इसके पास संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन, तैयार माल जो भी था, उसी के साथ ही वह गुजारा करता था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिलती थी। इसने इस विकास का जो मॉडल अपनाया था, उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर भी दिया था। चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की भी कमी थी, क्योंकि इसने सारे रास्ते जो हैं वैदेशिक पूंजी के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए बंद कर रखे थे। इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करना शुरू कर दिया। मतलब जो वस्तु या जो सामान वह आयात करती थी, वही वस्तु व सामान जो है अपनी आबादी को उसने उसी में लगा, आबादी को ही उसी के लिए उपयोग में लेकर के आकर के उसी को बनाना शुरू कर दिया। उन वस्तुओं को घर में ही बनाना शुरू कर दिया, मतलब अपने देश में ही बनाना शुरू कर दिया। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया और सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लगाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देश से भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास के 5 से 6% दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित हो रही थी और खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिक संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा था। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ पा रहा था और विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। चीन ने नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय भी लिए और चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया और 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की 4 प्रस्ताव रखे। 1973 में किसने रखे? चाउ एन लाई ने रखे। किन किन विषयों पर रखे? कृषि पर, उद्योग पर, सेना पर, विज्ञान पर, प्रौद्योगिकी पर और आधुनिकीकरण पर। और 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति, मतलब अपने द्वार खोल दिए। किसके लिए द्वार खोल दिए? दूसरे देशों के, विदेशी जो देश थे, जो बाहर के देश थे, सारे राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए द्वार खोल दिए और सभी देश जो है यहाँ पर आकर अपना पूंजी निवेश कर सकते थे। अब नीति यह हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। आपको पता है शॉक थेरेपी क्या होती है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो उस पर उसने ध्यान अपना केंद्रित न करके उसने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप खोल दिया और 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। निजी हाथों में खेती को दे दिया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों को दे दिया और व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया, है ना। व्यापार संबंधी अवरोधों को, मतलब व्यापार से संबंधित जो कोई अवरोध हो रहे थे, रुकावटें आ रही थी, उसको विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते थे। और नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा। इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योगों और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज होती चली गई। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज जिसे कहा गया, के निर्माण से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। किससे हुई? व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से, मतलब सेज स्थापित कर दिया और सब इसमें
बहुत अत्यधिक वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर के उभरा। मतलब अब संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक वैकल्पिक केंद्र नहीं था, अब हमारे पास एक और विकल्प खड़ा हो गया और वो खड़ा हो गया चीन। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा और चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश करता है और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। मतलब अब अमेरिका ही विश्व आर्थिक व्यवस्था को कोई अलग रूप नहीं दे सकता। अब इसमें और भी देश शामिल हो गए जिसमें चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अपना मनचाहा रूप दे सकता है ये। तो चीन की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा अत्यधिक वृद्धि हो गई है इसकी, जिसमें कि वो अपना मनचाहा रूप जिसको जिस तरह से वो चाहेगा अर्थव्यवस्था को उस तरफ से मोड़ सकता है। चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। चीन में बेरोजगारी भी बढ़ी, 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में है। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात कितने खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में नहीं थे, 19वीं सदी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए। गांवों और शहरों के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे और एक समय ये था कि चीन ने अब चारों तरफ से सारे द्वार बंद कर रखे थे और यहाँ तक कि जो वस्तु और जो उत्पादन वह बाहर से मंगाता था, आयात करता था, वो भी वो अपने घर में ही बनाने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे जब उसे यह एहसास हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आर्थिक व्यवस्था का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, तो धीरे धीरे करके उसने 1970 के बाद से ही उसने अपने द्वार खोलने शुरू कर दिए। 1978 में तो उसने पूरे अपने खुले द्वार की नीति को उसने अपना लिया और विदेशी पूंजी के निवेश पर के आगमन का उसने स्वागत किया। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है और सब इसका लोहा मानते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारी पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान, रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा और 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन की आर्थिक उभार ने काफी मदद की है। लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक वैकल्पिक जो शक्ति हमें आर्थिक शक्ति जो हमें देखने को मिलती है, चीन के साथ हम उसको देख सकते हैं। और चीन ने जिस प्रकार से 1978 के बाद जो अपना उत्थान किया है वो एक बहुत ही सोचनीय एक हमारे लिए एक विषय हो जाता है कि किस प्रकार से उसने एकदम से अपने आप को ऊपर उठा लिया है। चाहे कृषि हो, उद्योग हो, सेना हो, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, हर तरफ से अपने आप को ऊंचा उठा लिया है उसने। और इसमें हम देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से माओ की लाल किताब, है ना, तब जब वो माओ ने जिस प्रकार से अपने आप को चारों तरफ से बंद कर लिया था, अपने अर्थव्यवस्था को, अपने सामाजिक राजनीतिक नीति सब चारों तरफ से सीमाबद्ध कर लिया एक तरह से अपने, कि हमें ना बाहर जाना है ना बाहर के लोगों को अंदर आने देना है। और अब स्थिति क्या है, भूखी पूंजी परस्त लालटाई कि तब में और अब में क्या अंतर है, आप देख सकते हैं स्थिति क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, आप अंदाजा लगा के आप बता सकते हैं। चीन ने देखो किस किस प्रकार चीनी साइकिल के बारे में देखो आप, अध्याय की शुरुआत में दिए गए चित्र की भांति उपयुक्त कार्टूनों में से पहला चीन के रुख की बदलाव को इंगित करता है।
दूसरे कार्टून में साइकिल का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विश्व में सबसे ज्यादा साइकिलें चीन में इस्तेमाल की जाती हैं। इस कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज के चीन के दोहरेपन को इंगित करता है करने के लिए किया गया है। और ये दोहरापन क्या है, क्या हमें इसे अंतर्भित कर सकते हैं? ये देखो, आप एक पहिए में आप ये देखो चीन का चिन्ह है और एक में ये आप देखो डॉलर का है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सबके लिए खोल दिया। अब यहाँ देखिए चीन की बढ़ती ताकत को आप देख सकते हैं। चीन का जो ड्रैगन है ये आप देख सकते हैं, है ना, रोके तो रुके नहीं, इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। अमूमन चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीरें कौंधती हैं। चीन के आर्थिक उभार को देखें तो ये कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया है। पहचाने कार्टून में दिखाया गया एक छोटा सा आदमी कौन है? क्या वह ड्रैगन को रोक सकता है? असंभव है। ड्रैगन इस प्रकार से अपने आप को इस प्रकार से विस्तारित करता जा रहा है कि इसको रोक पाना भी नामुमकिन होता जा रहा है। चीन ने सिर्फ 6 ही विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत में ऐसे 200 से ज्यादा क्षेत्रों को भी मंजूरी। क्या यह भारत के लिए अच्छा है? आप विचार करें इस पे। अब आता है चीन के साथ भारत के किस प्रकार के संबंध है। आप देख सकते हैं चीन के, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जैसे हिंदी चीनी भाई भाई की भी बात की थी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत के चीन के साथ हमारे संबंध रहे हैं। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन के मध्य एशिया की महाशक्ति थे और चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफी प्रभाव था। आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक भी था, सांस्कृतिक भी था और धार्मिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्र के मामले में कभी नहीं टकराए। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित रहे और परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई। अंग्रेजी राज्य से भारत के आजाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी कि ये दोनों मुल्क जो है साथ आकर विकासशील दुनिया और खासतौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा लगा और सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया और आजादी की तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम से बिल्कुल बिगड़ गए और भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े और 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर एक दीर्घकालीन असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए और इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार शुरू होने लगा और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला और चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते रहे। इसलिए चीन भारत के संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया और 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू हो गई और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव भी आए। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। और 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा भी मिला और इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति स्थिति बनाए रखने के उपाय की शुरुआत भी की। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में यदि हम देखें तो ये जो शुरुआत की गई ये शुरुआत बिल्कुल खत्म सी हो गई है। गलवान की पहाड़ी में किस प्रकार से
सीमा पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। हर तरफ से चीन जो है हमारी सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है और जगह जगह छुटपुट घटनाएं इस प्रकार से हो रही है जैसे कि युद्ध का रूप ही ले लेंगी। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने की समझौते भी दिए। 1999 में भारत और चीन के बीच 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है और चीन और भारत के बीच 1992 में 30 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार भी हुआ, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर हो गया। और हाल ही में अगर हम देखें तो दोनों देशों ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीति अपनाई। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। और ये सच है कि पाकिस्तान की परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है और बांग्लादेश म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना गया है। और बांग्लादेश और म्यांमार ही क्या, नेपाल के साथ भी वह अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाता जा रहा है और भारतीय हितों के खिलाफ इसको माना जाता है। इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना गया। और इस बात का एक प्रमाण यह भी है कि इन चीजों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। और चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं और इससे दोनों देश एक दूसरे देशों के साथ ज्यादा करीब अपने आप को समझने लगे हैं और परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने पर मदद मिली है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका ही हमारे लिए एक वैकल्पिक केंद्र नहीं है। अब विकल्प हमारे पास अब बहुत सारे हो गए हैं। यूरोपीय संघ हो गया है, आसियान हो गया है, चीन हो गया है, भारत भी अपने आप को एक विकल्प के रूप में मानता है, जापान भी है, कोरिया भी है, अब बहुत से देश, अब रशिया भी अब वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो रशिया भी अब काफी जो है विकल्प के रूप में सामने आकर उभरा है। अपनी अर्थव्यवस्था को उसने समृद्ध बना लिया है, अपनी आणविक और प्रौद्योगिक शक्ति को उसने समृद्ध बना लिया है। इस प्रकार से आपस में देशों में द्वंद्व और विवाद बनते ही रहते हैं, बिगड़ते ही रहते हैं और सुधरते भी रहते हैं। लेकिन ये सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये सब सुधरना बिगड़ना चलता ही रहता है, लेकिन हमें अपनी सहयोगात्मक दृष्टिकोण और बहिर्मुखी दृष्टिकोण, सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैश्विक शांति को नहीं भूलना चाहिए। हमें इन्हीं पर अमल करते हुए ही विकल्पों की अनेकानेक खोज करती रहनी चाहिए और अपने आप को भी, भारत को भी अपने को एक विकल्प के रूप में मानते हुए आगे की ओर, आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अब यह अध्याय हमारा अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे अध्याय 5 में समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया क्या है, इसमें क्या किस किस प्रकार के समझौते, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, इन सब के बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे। तो प्लीज विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देखो, समझो और इस पाठ को समझो। और इस पाठ में कुछ प्रश्न भी इसमें लिए गए हैं, इसमें देखो जापान भी बताया गया है। जापान है एक हमारे वैकल्पिक केंद्र के रूप में, और दक्षिण कोरिया को भी देखो वैकल्पिक केंद्र के रूप में बताया गया है ना। तो जापान भी अगर हम देखें, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माजदा जैसे जापानी ब्रांडेड के नाम सुने हैं हमने और ये बहुत ही प्रचलित हैं और उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर हैं।
जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह ज्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेजी से प्रगति की और जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का सदस्य बना और 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के देशों में शामिल है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। अब जापान समूह 7 क्या है? ग्रुप 7 अब ग्रुप 8 हो गया है, इसमें रूस भी शामिल हो गया है। ये जो समूह है ये विकसित राष्ट्रों का समूह है बच्चों। तो विकसित राष्ट्रों का, इसमें सभी विकसित राष्ट्र जो विभिन्न राष्ट्रों के साथ आर्थिक और राजनीतिक सहयोग स्थापित करते हैं। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है, उसके बावजूद भी देखो इसने अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से उन्नत कर लिया है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है और 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है और संविधान के अनुच्छेद 9 में जापान में कहा गया है कि राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का 1% है, फिर भी वह सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुमान लगाइए कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान कितना प्रभावकारी है और हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान हस्ताक्षर किए गए और समझौतों के बारे में भी इसमें पता कर सकते हैं कि किन क्या समझौते हुए। इसी प्रकार से अगर दक्षिण कोरिया को देखें तो दक्षिण कोरिया भी हमारे लिए क्या है, एक वैकल्पिक केंद्र प्रस्तुत करता है। उस वैकल्पिक केंद्र कोरिया के बारे में यदि हम बात करें तो कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वें समानांतर के साथ विभाजित किया गया और 1950 से 53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया और 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 60 के दशक से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है और अपने सर्वांगीण विकास को संकेतित करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बना और 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और सैन्य खर्चे में इसका 10वां स्थान। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का SDI रैंक 18 और इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। अन्य कारकों में निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वितरण नीतियां, सार्वजनिक अवसंरचना विकास, प्रभावी संस्थाएं और शासन शामिल है। सैमसंग, LG, हुंडई दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में प्रसिद्ध है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते अनेक बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। हाल ही के दिनों में हस्ताक्षर किए गए समझौतों के बारे में हम और भी पता कर सकते हैं कि और किन किन वस्तुओं को लेकर के, किन किन उत्पादों को लेकर के समझौते किए हैं। तो इस प्रकार से हम जापान, दक्षिण कोरिया को देख सकते हैं, रूस को भी हम देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हम खोज करें कि और कौन कौन से बहुवैकल्पिक केंद्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें देखने को मिलते हैं। अब इस प्रकार से हम अब प्रश्नों को हल करें तिथि के हिसाब से, इन सबको क्रम से लगाइए आप। सबसे पहले क्या था? विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश था कि यूरोपीय संघ की स्थापना थी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना थी? आप क्रम वाइज लगाएं इसको। फिर आसियान भी क्या है ना, आसियान शैली क्या है, खुले द्वार की नीति क्या है, किसने अपनाई इसको, है ना। और इस खाली स्थान को भरो। एक बार आप इनको प्रश्नों के उत्तरों को भरेंगे तो एक तरह से रिवाइज हो जाएगा आपका चैप्टर। क्षेत्रीय संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि आपको मैंने प्रारंभ में बताया था पहले वीडियो में, क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं, इनको बनाने का उद्देश्य क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन पर प्रकाश डाला था। तो आप उनको पुनः एक बार फिर से सुने और समझें इसको कि क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य क्या होता है। भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठन से क्या असर पड़ता है?
आसियान विजन क्या है 2020, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताओ। आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है, ये समझाओ। किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद ही अपनी परेशानियां सुनाई और संक्षेप में उन मुकदमों की चर्चा करें जिससे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ को क्या चीजें क्या प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था को मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चुनौती दे सकने में क्षमता रखता है। इस कथन से क्या सहमत हैं आप, नहीं है, उस दोनों के बारे में लिखें। मुल्कों की शांति मतलब देशों की, राष्ट्रों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। इस कथन की पुष्टि करो। भारत और चीन के बीच विवादों के मामलों की पहचान करो और बताओ कि बेहतर सहयोग के लिए कैसे निपटा जा सकता है इनसे। मतलब भारत चीन के जो विवाद है, अभी देखो हाल ही में सीमा विवाद हुए हैं, गालकन पहाड़ी पे हुआ है ना सीमा विवाद। चीनी जो सैनिक है किस प्रकार से घुसपैठ कर रहे हैं, तो ये इनसे कैसे हम निपट सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, युद्ध को त्याग करके। युद्ध की तरफ नहीं जाना है हमें सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके ही खोजने हैं और उन तरीकों को आप अपने नोटबुक में लिखिए, सुझाव सुझाइए, जिससे कि हम कुछ ना कुछ विकल्प जो है हमारे सामने उभर कर आए। तो इस अध्याय की समाप्ति यही होती है। अब अगले अध्याय में हम मिलेंगे आपसे समकालीन दक्षिण एशिया में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।